ठीक है, तो चलते जी आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास ना आपके मतलब उसके आगे नहीं, आपको याद हो हमने पीछे की एक क्लासेस करी थी बैंकिंग की, कि जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एक क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट, याद हो। बट उसके सस्पेंस क्लियर नहीं थे, तो इसलिए क्या करा था हमने, थोड़ा सा उसको डिले किया था। बट आज उसके सस्पेंस क्लियर हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे अपने सस्पेंस क्लियर करने हैं, कैसे अगर वो जो स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड करी है, तो उस रिकॉर्डिंग जो आपकी हुई है सारी ट्रांजेक्शन, उसके अगेंस्ट आपका जो ये स्टेटमेंट है, तो हमने एक ही मंथ का डाटा लिया था, मार्च का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 का था। तो जिसके अकॉर्डिंग हमने उसका ओपनिंग बैलेंस फिल किया, उसके अंदर फिर ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारा ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि आपको ये नहीं करना कि सीधा आप टैली पे जाओ, जैसे बुक बनाई आपने आपने स्टेटमेंट चढ़ाई, बट स्टेटमेंट का आंसर जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपने निकाली है उससे मैच ही नहीं हो रहा, और आप उसको रिकनसाइल भी कर दे रहे हो, तो ये चीज गलत है। सबसे पहले क्या आपको, कि वो दोनों मैंने आपको बताए थे कि एक कंपनी का अकॉर्डिंग और बी कंपनी का अकॉर्डिंग, तो हमें कैसे कैसे मेंटेन करना था। तो हमें पता था अगर जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो उसकी पूरी रिकंसिलिएशन मंथ वाइज होती जाएगी। बट मान लो हमने फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बी वाला, की जिसके अंदर कि हम मान लो कि हम अकाउंटिंग में कुछ एंट्रीज करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर बाद में स्टेटमेंट ला के फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस केस में हमें कैसे कैसे सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी, जो कि आप लोगों ने भी कर ली थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आपकी जो वाउचर्स एंट्रीज होती थी वहां पे आपकी सारी एंट्रीज होती थी। तो इसमें इसका लेजर दिखाता हूँ, किसका, DAL करके, SBI बैंक का, याद हो। ठीक है, तो इसमें हमने ये एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी 1 बाय 1, यहाँ से लेके 1 तारीख से लेके जितनी हमारी यहाँ 31 मार्च तक दे रखी है। तो हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली थी। आपने भी मैंने आपको बोला था अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन आपको क्लियर ना हो तो उसको सस्पेंस में कर देना। तो मैंने भी देखो जो क्लियर नहीं है, मतलब मेरे को पता चल रहा वो सस्पेंस में चढ़ा दी। और जो सस्पेंस के हेड है वो मैंने क्या करा, अपने जो भी मान लो सीनियर, जैसा अभी तो मैं आपको बताऊंगा सस्पेंस, बट आप जब कंपनी में रहोगे तो आप अपने सीनियर या अपने ओनर उनसे आप ये कंसल्ट करोगे। क्या करोगे, सस्पेंस का लेजर, जैसे मैंने अभी बैंक का लेजर खोला, आप क्या करोगे, यहाँ पे सस्पेंस का लेजर ये ओपन करा के आप ले जाओगे कि ये पेमेंट, ये रिसिप्ट है। इसमें ये देखो सस्पेंस है, कि मीन्स कहने का क्या, हमें बैंक से पेमेंट गई है और रिसिप्ट गई है, बट ये किसको गई है किसको नहीं गई ये आप बताओगे। तो वो स्टेटमेंट मेरे को उन्होंने भेज दिया है, बट वो स्टेटमेंट थोड़ी मतलब आपके फिजिकल फॉर्म में है, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। जब मैं इसमें क्लियर कर दूंगा तो आपको जो इस क्लास का असाइनमेंट है उसमें इसका लेजर जो SBI बैंक का रहेगा, टोटल एक्सपेंस क्लियर करने के बाद वो मैं आपको दे दूंगा, कि जिससे कि अगर आपने भी घर पे एंट्रीज कर रखी है तो आप उसको क्लियर कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, या कोई किसी को कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है ना, क्योंकि हमने बैंकिंग का टॉपिक वहां कर लिया था, बट एक पॉइंट रह रहा था हमारा कि बस इसको सस्पेंस को क्लियर कैसे करना है। अगर हमारा जो ये आंसर्स आता है, कि जो हम देख रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट में, ये अब मैं देखो यहाँ आंसर कितना है, जो क्लोजिंग बच रहा है मेरे को 31/3/2021 को 13,206 रुपये 66 पैसा आपका। तो हम चलते हैं टैली पे, तो आप देखोगे मेरा क्या आंसर आ रहा है, 13,206.66 पैसा, जो कंप्लीट एक्यूरेट है आपकी स्टेटमेंट जो आपकी आई है। बट इन केस कभी आपको सबसे पहले क्या होता है जी इसके अंदर, की गड़बड़ है, इन केस मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आपको ये आंसर्स कैसे लाने हैं। तो इसके लिए जल्दी से 2 शॉर्टकट लिख लो, क्योंकि इसके अंदर वो शॉर्टकट चेंज हो गए। आपको पता है ERP में हाइड अनहाइड की क्या शॉर्टकट की थी, कौन बताएगा? ऑल्ट आर ना सर। ऑल्ट आर और अनहाइड करने ऑल्ट के यू। लिए, हाँ ठीक है। तो ऑल्ट आर ऑल्ट यू थी, बट ये शॉर्टकट की सेम इसमें नहीं है। बस इसमें क्या करा, कंट्रोल आर कंट्रोल यू कर दिया, क्योंकि नई चीज है तो उसमें नई शॉर्टकट ही बना दी आपकी। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, आपने बोला मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैं अपना आंसर कैसे क्रॉस वेरीफाई करूँ इस स्टेटमेंट से। तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट के ठीक सबसे नीचे आना, और अपने जो ये लेजर है उसमें भी ठीक सबसे नीचे आना। यहाँ क्या करना, आप कंट्रोल आर करके देखो ये हाइड होती जाएगी। जितनी आपको लगती है, जैसे मान लो आप 5-5 इंटीज का एक बंडल लो, या फिर आपने बोला 10-10 इंटीज का, या एक एक इंटीज बहुत आपकी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हमने एक मंथ का डाटा लिया है, उस समय मान लो आप पूरे साल का चढ़ा रहे हो, साल में 500 600 किसी में 1000 इंटीज है, अब उसमें गलतियां निकालना बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेरा तरीका मैं मतलब जो मैं यूज करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि आपका यहाँ आके अगर इनकेस कभी आपकी गलत है तो हम क्या करते हैं 5-5 या 10-10 एंट्रीज इसको हाइड करते हैं। तो उसका जो लास्ट एंट्री यहाँ देखिए कि हमने देखा 19 मार्च 2021 200 रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन है जो कि पेमेंट हो रही है। तो आप इधर आओगे 19 मार्च, यहाँ पे 200 रुपए की पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो यहाँ आपने देखा 34,191, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर यहाँ से कंट्रोल यू करके अनहाइड करोगे जितनी भी 5 एंट्रीज 2 एंट्रीज जितने आप करना चाहते हो, फिर उसके बाद इसका बैलेंस मैच करोगे। 23 मार्च को 3000 की एंट्रीज है, तो 23 मार्च को आप देखोगे बहुत मतलब 2-3 एंट्रीज है, तो यहाँ पे हमने देखा 3000 की है, तो इसमें बैलेंस है 18,572, तो 18,572। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा गलती क्या है। अगर इनकेस आप कहते हो कि बहुत ज्यादा गलती कर रखी है आपने कि यहाँ पे मैच नहीं हुई, कि यहाँ तो मैंने अभी दिखा दिया कि यहीं पे आपको शो करके दिखा रहा, बट आपको बोला गया कि यहाँ पे मैच नहीं हो रही, तो आप क्या करो कंट्रोल आर करके हाइड करते रहो जहां तक वो आपकी मैच नहीं होगी। अगर इनकेस आपको लगता है कि ये पूरा ही मैच नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही कोई गलतियां कर रखी है आपने और जो कि कंटिन्यू करते हुए आ रही है, तो आप क्या करो कंट्रोल आर करके सारी हाइड कर दो। सारी हाइड करने के बाद आप क्या करो कंट्रोल यू करके 5 एंट्री सबसे पहले ओपन करो। 5 एंट्री में देखो 3 मार्च को आपकी कितने की 466 रुपए की जो एंट्रीज है पेमेंट की, तो हम चलते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 तारीख को 466 रुपए की एंट्री देखो ये, तो इसका क्लोजिंग कितना है 86,518.19। तो यहाँ देखेंगे मैच है। तो ऐसे करके फिर आप कंट्रोल यू करके फिर 5 एंट्रीज ऐसे करके ऐसे आओगे। कभी भी याद रखना कि जैसे मैं अनहाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारा मैच है। अगर कभी भी आप सोचो कि हम नीचे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से आप करेक्शन करते हुए चलोगे, अगर आप ऊपर से आओगे तो गलतियां आपकी पता नहीं चलेगी कौन सी कैसे, क्योंकि उसका बैलेंस और चेंज हो जाएगा। देखो उसमें क्या चला गया, आप क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल क्रेडिट चला गया कि अब ये नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि क्या ऊपर से नहीं, कभी भी आपको नीचे से आप ठीक करोगे करेक्शन। समझ गए। तो इसको आपको कैसे मैच करनी है अपनी स्टेटमेंट को, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट मिली है आपको, या आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर दो या हार्ड कॉपी आपने निकलवाई है, उसके अगेंस्ट जो टैली में जितनी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, यस सर। क्लियर हो गया ना कि आपको कैसे मैच करना है। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये मैच करना है, क्योंकि सस्पेंस तो भी खड़े हैं, वो खड़े हैं। अभी हम सस्पेंस की बात नहीं करेंगे ना रिकंसिलिएशन की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे जी? सबसे पहले यहाँ पे आपका किस चीज का जी, यहाँ पे आके आपका कि जो आपका बैलेंस है क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैच है, हाँ जी। तो ये करने के बाद अब बात आपकी आ जाती है कि इसके अंदर कि हमें सस्पेंस कैसे क्लियर करना है। तो सस्पेंस के लिए देखो मैं आपको बताते चलता हूँ वन बाय वन कि जैसे आपके सस्पेंस आपको वो आपका ओनर सीजन अकाउंटेंट आपको मेंशन करेगा। अब जैसे मेरे पास ये सस्पेंस सारे हार्ड कॉपी मेरे पास इस पेपर पे आ रखे, देखो तो मैं यहीं से आपको बताऊंगा, और ये लेजर आपको फिर मैं आपको असाइनमेंट के लिए आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा या आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जी। तो इसमें देखो जो सबसे पहली चीज है, ये तो आपको पता चल रही है कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर हम आते हैं कहाँ पे, जो ये था सस्पेंस। तो इस सस्पेंस में देखो ये दिखा रहा है 270 का आपका ये सस्पेंस है। तो ये किस चीज का सस्पेंस है? तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है इनका, ठीक है। तो यहाँ आके ऑल्ट सी करके अगर ये बना होगा लेजर कि आप यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सर्च करोगे, अगर ये क्रिएटेड होगा तो आप सिलेक्ट कर लोगे, अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो ऑल्ट सी करके आपका बिल, ठीक है, किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन इसको एंटर करके सेव। फिर आपको बस कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अगले एंट्री आओगे तो ये बोला आपका 937 आपका क्या है जी, यहाँ पे किस चीज का एक्सपेंस है? तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो 937 आपका ये इनका जो वाटर बिल है इनका। तो इंटर करके यहाँ पे ऑल्ट सी करके, क्योंकि बना हुआ नहीं है हमने 1 मंथ का ले रखा है, और इंटर करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इसको सेव, ठीक है। ये किसके वॉइस आ रही है मतलब पीछे से? ठीक है जी। तो फिर इसमें आप देखोगे फिर ये 10,000 दिखा रहा है आपको, तो 10,000 ये सस्पेंस आपका। तो आपने देखा होगा, तो ये ना उनका ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं बिजनेस में, अगर आपका ओनर यूज के लिए जाता है तो? हाँ ड्राइंग्स ना। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना होगा, ऑल्ट सी करके जो आपका ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स किस हेड में जाएगा आपके ग्रुप में?
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है तो वो इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, बट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, और कंट्रोल करके सेव। फिर आ जाते हैं 300 रुपए आपका जो सस्पेंस दिखा रहा है, तो ये आपकी स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर क्या है, जैसे मान लो कल को ऑफिस में कुछ खाने पीने के लिए या आप अपने एम्प्लॉइज के लिए मंगवा के देते हो, तो आपका वो सारा स्टाफ वेलफेयर में जाता है। तो हम क्या करेंगे, 300 रुपये यहाँ आके, स्टाफ वेलफेयर का बना नहीं है तो यहाँ पे आके यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे आपका, सॉरी, ठीक है, और इसको किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन एंटर करके इसको कंट्रोल करके सेव। तो ऐसे 1 बाय 1 आप क्या करोगे, सारे सस्पेंस क्लियर। तो यहाँ 466 आपको दिखा रहा है, तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस है। ऑल्ट सी करके टेलीफोन एक्सपेंसेस, देन एंटर करके ये भी इनडायरेक्ट और इसको सेव। फिर आप आ जाओगे, यहाँ पे दिखा रहा है ये आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन। ये आपको देखो यहाँ मेंशन भी कर रहा था, मैंने आपको बताया था अगर आप स्टेटमेंट इसकी चेक करोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा। देखो कौन सी थी जी आपकी, कितने, 3700 की। तो यहाँ आप देखोगे स्टेटमेंट में 3700, तो यहाँ मेंशन है, देखो कि हम किसको पे कर रहे हैं। तो आप उसमें पार्टी क्रिएट कर दो कि सन्डे क्रेडिटर्स, बट इसमें मैंने एक चीज बोली थी कि सारी पेमेंट अभी किस में जाएगी, ऑन अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने उनके बिल्स सेल एंड परचेज के नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम खाली स्टेटमेंट वाली एंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर आप वहाँ अकाउंटेंट होगे तो आप ये सारी परचेज सेल आप रिकॉर्ड रखोगे, तो उसमें किस में जाएगी आपकी, जब आपकी रिकॉर्डेड होगी तो अगेंस्ट। हाँ जी, अगेंस्ट में जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी, क्योंकि जब भी आपका बिल बनता है, सेल हो चाहे परचेज का, वो किस रेफरेंस पे बनता है, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस। और जब उसकी पेमेंट होगी तो अगेंस्ट जाएगी। या फिर मान लो आपने उसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट नोट बनाया, तो क्या जाएगा आपका फिर अगेंस्ट। ठीक है, तो इसलिए आप अभी ऑन अकाउंट को इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम खाली पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट इंट्रीज कर रहे हैं। वरना क्या होगा, आप इस मंथ की सारी सेल परचेज सारी रिकॉर्ड करोगे तो, और अगला देखो फिर सेट ऑफ एक्स टेक्नोलॉजी करके था, फिर एक सस्पेंस और देखो 11,272 रुपए का आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो ये भी क्या चीज है, ये भी इन्होंने क्या कर रखा है, एक स्टाफ वेलफेयर में दिखा रखा है। तो हम भी इसको इंटर करेंगे, क्योंकि अभी मेरा लेजर बना हुआ है। तो हम इसको क्या दिखाएंगे जी, स्टाफ वेलफेयर का आपका। ठीक है, देन एंटर करके इसको सेव। फिर अगला देखोगे यहाँ पे सारे सस्पेंस क्लियर। फिर 1300 रुपए का आपको शो कर रहा है कि 1300 रुपए किस चीज का है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, किस चीज का दिखा रखा है इन्होंने, कि ये आपको जो रिसिप्ट आ रही है, ये आपकी एक पार्टी है मानसी ठाकुर, जो ऑलरेडी पहले से हर किसी स्टेटमेंट में देखो मेंशन है। बट इस वाले में उसने मेंशन करना रह गया उसका, जो 1300 रुपये रिसीव हो रहा है आपको। बस खाली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर दिखा दिया एनएफटी, बट उसने मेंशन कुछ नहीं किया, इसलिए शो नहीं कर रहा। तो ये फिर उसके ओनर ने, जो आपका जेपमैन जो हमारी कंपनी, उसने बताया कि ये आपका मानसी ठाकुर से आ रखा है जी। तो यहाँ पे हमारी वो पार्टी क्रिएटेड है। ठीक है, देन सेलेक्ट करके से। फिर यहाँ आप देखोगे ये सारे, फिर एक जीपीआरएस रेंट था आपका, कि यहाँ देखो मेंशन भी है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कि यहाँ जीपीआरएस रेंट होता है कि जैसे इन्होंने मशीन लेते हैं, जैसे इनके आईटी फर्म है, तो मशीन जैसे रेंट पे लाते हैं तो उसका मंथली इनका रेंट जाता है। तो इस चीज का ही रेंट है, जीपीआरएस रेंट। ठीक है, फिर अगला देखोगे 500 रुपये। तो हमारा अगला एक्सपेंस क्या है, तो यहाँ आप देखोगे सस्पेंस है 500 रुपये का। तो 500 रुपये का इनका किस चीज का एक्सपेंस है, ये है आपका, ये एक्सपेंस भी दिखा रखा है इन्होंने किस चीज के लिए जी, स्टाफ वेलफेयर का। मतलब स्टाफ पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं ये। ठीक है, फिर यहाँ आपका सस्पेंस है 2098 रुपये का। तो 2098 रुपये का है ये ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस आपका दिखाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे आपका, सॉरी, ये पार्टी से रिसीव है, किस पार्टी से रिसीव है, तो यहाँ पे मेंशन शायद करा है या नहीं, चेक क्लियरिंग है। ठीक है जी, तो ये आपका दिखा रखा है इन्होंने, आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन से आपको एक चेक रिसीव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन, कंट्रोल ए करके सेव।
ये अगला ये है सस्पेंस। तो ये आपका है आपका ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ये ऑलरेडी बना हुआ नहीं है तो हम क्रिएट कर देंगे ऑफिस मेंटेनेंस आपका चार्जेस, देन इंटर करके, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देन इसको सेव करने के बाद फिर आपका देखो ये सैलरी थी आपकी, कि आप यहाँ देखोगे ना आपको यहाँ मेंशन थे, तो यहाँ ये आपके ना ये सारे एम्प्लॉई हैं इनके, कि दीपक, सूर्य प्रकाश, फिर आपका ये ट्रांसफर हुई थी, ये सारी सैलरी है यहाँ तक। तो ये दोनों सैलरी, तो मैंने सैलरी के लिए क्या करा, क्योंकि अगर आप देखोगे सैलरी टू SBI बैंक करोगे तो पता नहीं चलेगा किसकी सैलरी गई है। तो मैंने क्या करा, जो इनकी सैलरी का एक्सपेंस बनाया मैंने, वो आपका सैलरी अकाउंट बनाया, साथ में इसको दीपक रख दिया, जो कि इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपको पता रहेगा किसकी सैलरी किसको मिली है या किसको नहीं दिया आपने। ठीक है, वरना क्या होगा अगर आप प्रॉपर वैसा अकाउंटिंग कर रहे हो उसकी, तो उसमें सबसे पहले ड्यू फिर पेमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी पेमेंट रिसिप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट जब आप बैठे होगे वहाँ अकाउंटेंट एज ए, तो आप सबसे पहले आपकी ड्यू हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो आप ये समझना कि हमारी ड्यू हो रखी है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं अभी। अगर इन केस अगर नहीं होती तो हम करते इसे, बट अभी हमारा जो बैंकिंग का टॉपिक है तो हम उसके अकॉर्डिंग खाली हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी सारी ड्यू हो रखी है, हम सीधा ये पेमेंट करके दिखा रहे हैं जी उससे। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी थी, फिर ये सैलरी थी, फिर यहाँ आपका 2700 समथिंग जो इन्होंने मेंशन किया है, ये बताई है इन्होंने, ये भी सैलरी है बट किसकी, विकास की सैलरी है। तो इसमें विकास देखो इन्होंने मेंशन नहीं करा, तो इसलिए इन्होंने लिख के भेजा है विकास की सैलरी है। तो हम इधर आते हैं और क्या करते हैं जी, ऑल्ट सी करके विकास ब्रैकेट में, सॉरी आप सैलरी लिखो, फिर यहाँ पे विकास दिखा दो जी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको सेव करके SBI बैंक से हमने पे कर दी। फिर आप इधर आओगे, ये सस्पेंस है 12,000, तो ये किस चीज़ का एक्सपेंस है, ये दिखा रखिए कौशिक जो इनका एक था उसकी सैलरी है, तो ये शायद क्रिएटेड होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे जो 1740 के एक्सपेंस है, ये किस चीज़ के, स्टेशनरी एक्सपेंस है इनके, कि ऑफिस में स्टेशनरी मंगवाई होगी, तो ऑल्ट सी करके स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये किस में जाएगा आपका ग्रुप, जो स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो आपके लिए क्या है आपका, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ना इसको कभी करंट एसेट्स रख लेते हैं, बट वो गलत है। ठीक है, ये चीज आपकी कोई करंट एसेट्स या कोई फिक्स एसेट्स कुछ नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो हमने परचेज करी है एज हमारी कंपनी के लिए एसेट्स होगी, नहीं। क्योंकि आप स्टेशनरी अगर कोई रजिस्टर कोई नोटबुक लेके आते हो, उसमें आपने काम किया, उसके बाद कोई और सेकंड पर्सन उसको परचेज कर सकता है, वो क्या जाएगी एज ए स्क्रैप, मतलब कबाड़े में जाती है, ना कि आपका क्या है जी कोई एसेट्स है। तो इसलिए आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होगा। देन इसको इंटर करके सेव। ठीक है, फिर हमारे देखो ये सारे आगे पेट्रोल एक्सपेंसेस, फिर 4,000 का सस्पेंस है, तो 4,000 का सस्पेंस किस चीज का है इन्होंने, ये है सुभाष की सैलरी। तो इंटर करके यहाँ आके ऑल्ट सी करके हम बना देते हैं आपका जो सुभाष की सैलरी है, सॉरी फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ सैलरी लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं सुभाष जी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेव। फिर आगे आएंगे लकी कलर सॉल्यूशंस, फिर मिलन सेल्स कॉर्पोरेशन, पिक्सल, फिर आपके आगे 3,000 का जो सस्पेंस है यहाँ पे, तो 3,000 का सस्पेंस आपको जो सस्पेंस है, ये आपकी क्या चीज हो रही है जी, यहाँ पे आपकी पार्टी थी कौन सी जी, इनसे पेमेंट आई है आपकी, फोन एक्सपेंसेस क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, इसकी पेमेंट किसको दिखाई है, यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं कर रखा। चलो मैं इसका एक बार कंफर्म कर लूंगा, इसका कोई मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। फिर आप इधर आओगे तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ शो कर रहा है आपको 696 का, तो 696 का इन्होंने दिखा रखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो यहाँ आके टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने क्रिएट कर रखा है, तो हमें अब बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सेव कर देंगे।
फिर आपका जाते हैं 510 रुपये आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी आपका है दोनों, तो यहाँ पे भी टेलीफोन एक्सपेंसेस। फिर आ जाते हैं जी अगला कोई सस्पेंस, तो अगला लास्ट है 500 रुपये का। तो 500 रुपये का आपका क्या है जी, यहाँ पे पेमेंट हो रही है, तो किस चीज़ में, स्टाफ वेलफेयर दिखा रखा है इन्होंने, देन एंटर करके सेव। तो अब मान लो ये हमारे सारे सस्पेंस क्लियर हो गए। अब जैसे मान लो एक सस्पेंस है हमारा किस चीज़ का, एक जो बचा हुआ था 3000 रुपये का, तो 3000 रुपये का जो पेमेंट जा रही है, हम इसको अभी एज ए कंसिडर ले लेते हैं, रिसिप्ट सेल्स कॉर्पोरेशन हमारा ये, ठीक है जी। तो ये आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन को दे रखी है इन्होंने, ठीक है ठीक है। तो ये वाला सस्पेंस भी क्लियर हो गया कि इन्होंने मेंशन किया बट बहुत ही वैसे कर रखा है। तो ये आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन, तो ये सारे हमारे सस्पेंस अब क्लियर हो गए। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो एंट्रीज है वो सारी रिकॉर्ड होने के बाद क्या है जी, सारी की सारी चीजें क्या हुई जी यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जैसे यहाँ पे आपने स्टाफ वेलफेयर के कुछ रिसिप्ट्स हुई हैं, कुछ पेमेंट्स हुई हैं, तो नहीं, जो इसमें दे रखी है इन्होंने, स्टाफ एक वेल मिनट रुकना, एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं इन्होंने गलत तो नहीं भेज दी, थोड़े से एक्सपेंसिव। रिसिप्ट कौन सी है, 500 रुपये की, एक मिनट जी चेक करते हैं इन्होंने क्या लिख दिया है। नहीं, रिसिप्ट नहीं आएगी इसमें। कौन सी डेट की है, 11/5, 11, सॉरी 11/3, 11 मार्च, 11 मार्च, 500 रुपये। नहीं 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 नहीं, ये आपका ना, ये आपका मानसी को दिखा रखा, मानसी ठाकुर, ये नहीं है, ये इन्होंने साथ के साथ उसमें लिख दी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं ये जी इसमें नहीं है, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगी। और ये कौन सी रिसिप्ट है, स्टाफ वेलफेयर, ये भी नहीं है, एक मिनट रुकना, स्टाफ वेलफेयर नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये आपका है, इसको अभी सस्पेंस में रखते हैं, ये इसमें नहीं जाएगा, इन्होंने गलत लिख के भेजे है। हाँ सर, जैसे कोई एक इनकम है, जैसे रेंट इनकम है, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है कंपनी का, और इनकम भी हो सकती है। तो सर जब इनके लेजर क्रिएट करेंगे तो दो अलग अलग करेंगे, इंटरेक्ट इनकम हाँ, और अगर ये वॉइस किसका आ रही है ये देख लो, तो आपका क्या है ना, अगर इनकेस इनकी रेंट की इनकम है तो वो अलग क्रिएट होगा आपका, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। बाकी एक इनका एक्सपेंस है 300 रुपये का, उसको भी इग्नोर करते हैं, मैं एक बार इनसे कंफर्म करके आपको भेज दूंगा, तो उसके बाद देख लेते हैं। तो ये जैसे हमारा लेजर था एसबीआई का, ये हमारे सारे एंट्रीज सारी चीजें कंप्लीट हो गई, इसमें कोई सस्पेंस का लेजर मतलब होना नहीं चाहिए आपका। जैसे अभी हम इसको क्या करते हैं कि कुछ नहीं पता, तो एक और कंडीशन होती है कि आप इसको अदर इनकम दिखा दो। जैसे इनकेस मान लो उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से कोई इनकम आई है आपकी पार्टी से, तो यहाँ मेंशन नहीं करी ना, कुछ वैसे दिखा रखा है। वैसे आपका जो इन्होंने लिखा था स्टाफ वेलफेयर वो गलत है, या मान लो किसी ने करके दिया, बट ये क्या है आपकी ऑल्ट सी करके हम फिर दिखा सकते हैं अदर इनकम। ठीक है। अगर जैसे आपको कुछ इनकम नहीं पता चलती और सामने वाला भी क्या करता है, इनके हिसाब से बोलता है कि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कहाँ से इनकम आई है, कौन सा एक्सपेंस हुआ, तो आपके पास दो लेजर हमेशा रहते हैं, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम दिखा दोगे आप, और कंट्रोल लेकर के से, ठीक है। अब हमारे सारे सस्पेंस क्लियर है, कि आपको लग रहा है कि जितने भी सस्पेंस हमारे सारे क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकनसाइल कर सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारा सबसे पहला चीज क्या है कि जो स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड करी है उसका क्लोजिंग बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आप सेकंड चीज क्या करोगे, उसमें जितने भी सस्पेंस है सबसे पहले वो क्लियर करोगे। अगर बिना विदाउट सस्पेंस रिकंसिलिएशन करना मतलब गलत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी सस्पेंस आपका बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंट्रीज हम जो कर रहे हैं वही उसी से बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ सस्पेंस रहा, समझो बैलेंस शीट में भी सस्पेंस का लेजर शो करता रहेगा। अब रिकंसिलिएशन के लिए इसमें क्या कर रहा है आपको, जो हम F5 करते थे ईआरपी में वो चेंज करके देखो यहाँ क्या कर दिया रिकंसिलिएशन के लिए, ऑल्ट आर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ऑल्ट आर करना है यहाँ के। तो देखो रिकंसिलिएशन के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि आप इधर आओगे तो रिकंसिलिएशन एक तो यहाँ से कर लो आप इस लेजर से, या वरना आपके पास देखो एक ऑप्शन दे रखा था कहाँ पे, जब आप बाहर जाओगे हम बैंकिंग का, कि सबसे
वैसा तरीका कि आप क्या करो जी, एक तो उसके लेजर पे हो तो ऑल्ट आर करो, या वरना बैंकिंग में जाओ तो यहाँ पे देखो चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, रिकंसिलेशन। तो ये ऑप्शन अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक आप एज अ प्रॉपर वहाँ अकाउंटेंट बैठ के उस लेजर में चेक की कॉन्फ़िगरेशन और आपकी किस चीज की चेक नंबरिंग, ये सारी चीज डिफाइन करोगे तब ये सारी रिपोर्ट देख पाओगे। अभी हम कौन सी रिपोर्ट देखें? खाली बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, तो ये देखो वाली शीट वहां पे भी शो कर रहा था और ये वाली शीट यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो अब आपका क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको शो करेगा दो चीजें। क्या आप देख रहे होगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कंपनी बुक कितना दिखा रहा है ये, और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक ये, और आपका डेबिट रेट ये, और इस हिसाब से बैलेंस एज पर जो हमारे बैंक में है वो कितना है जी 3, जो ओपनिंग बैलेंस है आपका। तो ये चीज फिल कर रही है। तो हम जैसे यहाँ बैंक रिकंसिलेशन में यहाँ देख रहे हो डेट, तो हमें कुछ शो नहीं करनी थी, हमें दो डेट देखो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है कि एक तो ट्रांजेक्शन डेट, एक वैल्यू डेट। इन केस अभी तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन एक ही डेट में क्लियर हो जाती है, इसलिए सेम डेट रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब हम यहाँ आ रखे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देख लो सेट बैंक डेट, आपकी ऑल्ट एस करना होता है शॉर्ट। अगर इन केस मान लो सेम डेट है आपकी, अब 1 बाय 1 आप 1 मार्च लिखो यहाँ पे, फिर इंटर करो तो बड़ा टाइम लगेगा। आप इससे अच्छा ऑल्ट एस करो, तो यहाँ आपसे पूछेगा कि बैंक डेट टाइप आपकी कौन सी रखनी है, इंस्ट्रूमेंट डेट आपकी जो यहाँ पे सेम है, या आप वाउचर डेट रख लो, वो दोनों सेम है। न्यू डेट अगर आपको इन केस क्या होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई, बट कब है जी आपके जो ट्रांसफर होते होते 11 हो गई, ठीक है, या कुछ इश्यूज हुए थे तो 2 दिन बाद ट्रांसफर हुई, या कोई चेक था 2 दिन बाद क्लियर हुआ है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फिर न्यू डेट लेनी होती है। बट मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट डेट कौन सी होती है, इंस्ट्रूमेंट डेट ये वाली होती है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे हम इस पर आते हैं, जैसे यहाँ से ओपन नहीं करने देगा तो मैं डिस्प्ले डिबुक जाता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट डेट होती है देखो, जो यहाँ पे मेंशन होती है। तो इंस्ट्रूमेंट डेट हमेशा सेम ही रहती है वाउचर डेट वाली, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं करनी कि जब आप बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो तो इसमें दो डेट कौन कौन सी आ रही है। तो हम बैंक रिकंसिलेशन पे आते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो हम ऑल्ट एस कर रहे हैं ये शॉर्टकट लिख लेना। इंस्ट्रूमेंट डेट वाउचर डेट सेम रहती है, न्यू डेट तब के लिए जब आपके चेंजेस आते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट डेट लूँ या वाउचर डेट लूँ, तो देखो सब में ऑटो फिल हो जाएगी। ठीक है, ऑटो फिल होते देखो क्या चीज हुआ यहाँ पर, बैलेंस एज पर कंपनी कितना है जी ये, और बैलेंस एज पर बैंक भी अब क्या हो गया कि जो हमारा बैंक था, क्योंकि आपको पता है बैंक रिकंसिलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम एज पर जो कंपनी बुक में बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं वो एट ए टाइम आपकी रिफ्लेक्ट कर जाती है, बट एक्चुअल बैंक अकाउंट में आपकी तब रिफ्लेक्ट करती है जब वो आपका चेक क्लियर हो गया हो या पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया हो, है ना। हाँ जी, इसीलिए करते हैं ना बैंक रिकंसिलेशन। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें देखो बैंक रिकंसिलेशन जैसे हमने करा, बस इसको हमें क्या करना है, इंटर करके सेव कर देना। सेव करते ही ये बैंक रिकंसिलेशन क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा कि हाँ जी ये आपका बैंक का जो अमाउंट था दोनों मैच है एज पर कंपनी और एज पर जो आपकी पासबुक थी। तो ये तो तरीका हो गया जब कंपनी में कुछ एंट्रीज आपकी रिकॉर्ड नहीं होती, या इनकेस कुछ एंट्रीज आप बैंक से ला के रिकॉर्ड करते हो फिर उसको सस्पेंस क्लियर करते हो। अब एक दूसरा तरीका हम करते हैं इसमें कि जो एक प्रॉपर एज अकाउंटेंट आप बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है, ये तो उस केस में था कि आप खाली सेल परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ पेमेंट रिसीव हो रही है वो रिकॉर्ड कर ली, या कुछ पेमेंट दे रहे हो वो रिकॉर्ड होगी, प्रॉपर मतलब अकाउंटिंग आपसे नहीं हो रही थी, तो आप स्टेटमेंट लाके कैसे आप रिकॉर्ड करते हो। अब बात आती है इसके अंदर कि एज अ प्रॉपर अगर आप अकाउंटेंट हो तो वहाँ पे चेक नंबर, वहाँ पे क्या है जी आपका चेक नंबर आपने डाल दिया, तो उसके बाद ये बैंकिंग की जो रिपोर्ट्स होती है, तो ये रिपोर्ट चेक प्रिंटिंग क्या होता है, चेक रजिस्टर क्या होता है, पोस्ट डेटेड समरी क्या है, आपकी डिपॉजिट स्लिप क्या है, पेमेंट एडवाइस क्या है, और बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आप देखो इसके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट, और इस कंपनी को हम क्या करते हैं बंद, क्योंकि अब इस कंपनी में काम नहीं करना है, कंपनी का काम कंप्लीट जी। तो अब आ जाते हैं जी किस चीज के लिए कि एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम कौन सा असाइनमेंट करेंगे आज। जो असाइनमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है जी, आई लेफ्ट टुडे टैली, और यहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो बैंकिंग में देखो ये फंक्शन थे, अब ये फंक्शन नहीं है जी आपके, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ईआरपीज में आपको पहले अनेबल करने होते थे, अभी आपको अनेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पे आओगे तो मैं F11 में आपको दिखा देता हूँ कि बैंकिंग का देखो पार्ट हटा दिया है, क्योंकि वो सारे फंक्शन आप ऑलरेडी यस दे दिए आपको। ठीक है, तब आपको
ये चीजें नहीं करनी पड़ती, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको बस कुछ ये भी नहीं करना होता, अब आपको ये सारा अनेबल होता है। हमें किससे मैटर करता है, ये सारी चीज। अब इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, बट आप ये समझना कि हम ये चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसे कैसे अनेबल करेंगे। जब एज पर कंपनी में हम काम कर रहे होंगे, उसके बाद कैसे परचेज सेल होगी और उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आएगी, ठीक है। तो उसके लिए इस कंपनी को सबसे पहले करते हैं शट डाउन। तो शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F3। हाँ जी, कंट्रोल F3। तो ये शॉर्टकट यूज करना और इनको याद रखना आप शुरू कर दो, क्योंकि आप प्राइम पे यूज करोगे तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको बंद, और यहाँ आके हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, किसके नाम से? बैंकिंग के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिल्ली कर दे रहा हूँ, बाकी चीजें आपको पता है कैसे फिल करनी है, तो आप लोग कर लेना जब भी करोगे। जीएसटी को इग्नोर कर रहे हैं अभी हम आते जी कहाँ पे, आप सीधा डायरेक्ट कि जो हमारी ये बैंक का लेजर बनाएंगे। तो हम बैंक का जब यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे, हम मान लो SBI बैंक की लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट में, और देन यहाँ के अकाउंट नंबर अभी जो भी ले रहे हैं एज्यूम, देन एंटर करके हैं IFSC कोड, तो SBIN 0014147, देन एंटर करके आपका ये स्विफ्ट कोड आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैंक बता देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का। लाइसेंस पे दिखाएगा ये सारी चीजें, कि आप सोचो घर पे आप एजुकेशन मोड पे करोगे तो ये बैंक के नेम और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन में चेक, प्रिंटिंग चेक, ये चीजें नहीं शो करेगा, ठीक है। ब्रांच आपको जो बतानी है, तो मैंने कहा रमेश नगर, देन एंटर करके यहाँ पे सेट रेंज ऑफ चेक बुक। ये चीज जब तक आप नहीं बताओगे वहाँ चेक बुक की जो डिटेल्स होती है, जैसे मान लो इनकेस आप टैली पे मेंटेन करो, आपका ऑनर मिस कर गया वो चेक काटते समय कि किसको उसने इशू करके दिया, तो आप टैली से देख सकते हो कि किस पार्टी को कौन सा चेक सीक्वेंस इशू हुआ है। क्योंकि आप टैली क्या करेगा, जब आप ये यस करके चलोगे तो आपसे यहाँ पूछेगा कि फ्रॉम नंबर और कितने नंबर तक आपकी चेकबुक मिली है, 50, 100 ऐसे करके जो भी आपको चेकबुक इशू हुई है, आपकी कंपनी या फर्म जो भी आप चला रहे हो, तो यहाँ पे वो चेक नंबर, आपको पता है चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, तो मैं 00123 लेके एक एज्यूम ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे उसका एंड का नंबर या वरना नंबर ऑफ चेक बता दूं, ऑटोमेटिक एंड का खुद आपका ले लेगा। फिर नेम ऑफ चेक बुक, कि जैसे मान लो इनकेस आपकी कंपनी अभी बनी और ये पहली चेक बुक है, तो यहाँ लिख सकते हो बुक नंबर फर्स्ट, और एंटर करके इसको सेव। जिससे क्या रहेगा, आपको कितनी चेकबुक इशू हुई है बैंक से वो भी आपको पता रहेगी। जो इसको सेव करके फिर आपसे पूछेगा अनेबल चेक प्रिंटिंग। ये जैसे आप यस रखोगे और इंटर करोगे, फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे सेट अनदर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको जैसे आप यस कर दो, तो यहाँ पे आपको देखो सारे चेक के फॉर्मेट स्टेट बैंक के, जो बैंक आप वहाँ बना रहे होगे, क्योंकि उसी बैंक की आपकी चेकबुक होगी, तो यहाँ पे आपको देखो फॉर्मेट शो करेगा। जो भी फॉर्मेट आपको मिला है आप उसके अकॉर्डिंग वो चेक सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि चेक आपके पास होगा, आप उसमें अपने प्रिंटर में लगाओगे, और उसमें से क्या बस खाली मैटर प्रिंट होके आएगा, ना कि सोचो कि चेक आपके प्रिंटर से आके ऐसा आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुतों का ये रहता है कि सर चेक तो अब टैली हमें दिखा ही रहा है तो वही प्रिंट करके देगा, नहीं, चेक आप खुद लगाओगे और उसमें सारी चीज प्रिंट होके आएगी। जो मैटर रहेगा कि हम किस पार्टी को दे रहे हैं, कितने का चेक है और क्या अकाउंट पे है, अब किस टाइप का फॉर्मेट दिखाएगा और कैसा शो करेगा ये दिखा देते हैं आपको। तो मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर करके ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटो फिल कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल करके सेव, और इसका प्रीव्यू देख लेना कि आपको देखो ये मेंशन करेगा वो कि एक तो जो आपका चेक का फॉर्मेट है उसका अकॉर्डिंग यहाँ डेट आएगी, यहाँ पे जो रुपीज आपने लिखा है इन वर्ड्स में, ये पार्टीज इन वर्ड्स में, और ये दोबारा जो इन वर्ड्स में रहेगा, और ये अकाउंट पे के जो डबल साइन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक लगाओगे और ऐसे वो प्रिंट होके आएगा। और कहाँ पे लगाना है, देखो ठीक ऊपर लगाना टॉप आपके, जिससे आपका चेक प्रिंट होके आए, ठीक है। तो इसको अगर आप यस करना चाहते हो तो ही यस करना, वरना आप इसको एक बार यस कर दोगे तो हर ट्रांजेक्शन में आपसे बार बार पूछता रहेगा वो। क्या पूछेगा कि आप ये जब भी पेमेंट करोगे तो ये चेक आपका इशू हो रहा है, तो इसमें प्रिंटिंग चाहते हो या नहीं चाहते, तो आपको इरिटेट करेगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो जरूर यस करना, वरना नहीं जी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे सेट ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। तो ये चीज क्या होती है, जैसे आप इसको यस करोगे तो इसमें आपके पास आएगा सेट एन ऑटो बैंक रिकंसिलेशन ऑप्शन, यस करोगे तो ये आपसे एक फाइल पूछेगा कि फाइल कौन सी, फोल्डर पाथ ऑफ न्यू स्टेटमेंट, जैसे आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करी होगी उस स्टेटमेंट का पाथ बताना होगा आपको। पाथ बताने के बाद आपसे नीचे पूछेगा फिर ये आपका पाथ ऑफ इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट, जैसे मान लो आपको XML या अगर आपने एक्सेल में फॉर्मेट ले रखा है तो वो सारी चीज आपको यहाँ शो करेगी। बट इससे पता है क्या इशू आता है कि कभी कभार कुछ एंट्रीज क्या रहती है आपकी ऑटो रिकंसाइल नहीं होती, उसको हमें बार बार जाके मैनुअली चेक ही करना पड़ेगा। अगर हमें मैनुअली चेक करना पड़ रहा है तो मैनुअल में हम कितना काम करना पड़ता है बैंक रिकंसिलेशन, अभी आपने देखा है कितना करना पड़ता है, थोड़ा सा
थोड़ा सा करना पड़ता है ना आपको कि बिल्कुल आपको उधर जाना है, ऑल टेस्ट करना है, तो आपका क्या होगा जी, वहाँ पे आपको शो कर देगा जी हाँ, अगर वाउचर डेट है सेम एक बार में चढ़ जाएगी, वरना आप बस 5 मिनट लगने होंगे डेट फिल करने में, उतना सा काम है। बट उसमें भी क्या, अगर आप ऑटो रिकनसाइल करते हो तो कुछ आपकी रिकनसिलेशन होगी, कुछ नहीं होगी उसमें, फिर क्या होगा, पूरा का पूरा आप दोबारा ही चेक करो। इससे क्या करो, ऑटो रिकनसिलेशन ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स आते हैं, आप उनका ही यूज करोगे, उसके बाद आपका चलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन उस चीज के लिए कि आप अलग से कोई टीडीएल ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट रिकंसिलेशन करता रहेगा, बट उसके लिए वो टेम्पलेट्स आते हैं, आपकी स्टेटमेंट जो डाउनलोड करोगे उस फॉर्मेट में करने के बाद आपकी वो फिल होगी। तो हम इस ऑप्शन को नो लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में आपको चाहिए होगा तो आप टीडीएल फाइल लेके ही यूज कर सकते हो। तो ये था आपका बैंक का लेजर बनाते टाइम, जब आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जब एज ए प्रॉपर अकाउंटेंट वहां बैठे हो। तो इसका देखो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप यहाँ वाउचर्स पे गए, हम मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया था इसमें कि हमने 4 क्वेश्चन लिए थे कि जिसके अकॉर्डिंग हमें उसका बिल भी मिल जाएगा, फिर उसको हम उससे सेल भी कर देंगे और उसके अगेंस्ट फिर हम उसको पेमेंट भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं 10 पीसेस टीवी, किससे, रवि किशन से, आपके 10,000 ईच। तो हम चलते जी कहाँ पे, टैली पे, वाउचर्स, अभी डेट हम एक को ही लेके चल रहे हैं, F9 में, किससे जी, इनवॉइस नंबर 01 ले लेते हैं और यहाँ ऑल्ट सी करके रवि किशन जी, ठीक है। सन्ड्री क्या रहेगा, डेटर से क्रेडिटर्स में रही है, हाँ जी, सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर, ठीक है जी, ठीक है। और इंटर करके अभी जीएसटी को इग्नोर करना है, जीएसटी हम नहीं देख रहे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं ऑल्ट सी करके, परचेज का लेजर, अगर आपकी जीएसटी के साथ होगी तो इंट्रा बनाना और परचेज अंडर परचेज अकाउंट में, देन इंटर करके सेव। फिर यहाँ के ऑल्ट सी करके हमने टीवी लिया, देन इंटर करके ऑल्ट सी पीसीएस, यूकेसी कोड पूछ रहा है, अभी बता दे रहे हैं, जीएसटी का नहीं लेके चल रहा मैं इसको, सेव। ढूंढना क्वेश्चन में कुछ कह रहा है जीएसटी से रिलेटेड, नहीं, ठीक है। तभी हम इसको इग्नोर करके हमने कहा 10 पीसेस 10,000 के, तो लाख रुपए हो गए, ठीक है। और इससे मतलब ये बिल बन गया, क्योंकि हम एक प्रॉपर बिल के अगेंस्ट करेंगे और एफेट करके यहाँ पे सेल, मान लो किसको कर रहे हैं हम, तो मोहन को हम सेल करते हैं, ऑल्ट सी करके मोहन सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे ऑल्ट सी करके सेल अंडर सेल अकाउंट, देन सेव करके टीवी, तो 10 पीसेस 50,000, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आया कि आपने अमाउंट पेड टू मिस्टर रवि किशन कितना, 1 लाख रुपए बाय चेक से, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन से बाय चेक 5 लाख रुपए। तो हमें पता चला साफ साफ कि हमें अब हमारी पार्टीज थी उनसे पेमेंट रिसीव आ रही है। तो ये देखो जो हमने पहले करते थे तो हम उसको ऑन अकाउंट रख रहे थे, क्योंकि हम उसमें खाली बैंक की ट्रांजेक्शन देख रहे थे, जो हमारा पहला टॉपिक क्या था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ कर रहे हैं। तो हमें पता है बैंक का जो हमने चेक की पूरी डिटेल भरी, अब जो हमने परचेज और सेल करी उसके अगेंस्ट पेमेंट आ रही है, तो हम उन ऑप्शन का यूज करेंगे जो न्यू रेफरेंस अगेंस्ट ये सब चल रहे थे आपके। तो हम चलते कहाँ पे, सबसे पहले F6 में मोहन से मैंने पेमेंट रिसीव करी, मैं मोहन पे आया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 5 लाख रुपए जी, कितने हो गए जी, 1 2 3, देन एंटर करके देखो ऑटोमेटिक क्या ले लिया इसने, टैली ने अगेंस्ट, क्योंकि टैली को ही पता है जब आप ये प्रॉपर डिटेल लेके चलोगे तो सारी चीज आपको बताते हुए चलेगा। किससे, SBI बैंक से। तो सर ये ऑन अकाउंट कब करना होता है? हाँ जी, ऑन अकाउंट कब करना होता है? ऑन अकाउंट तब के लिए होता है जैसे मान लो आपको कोई मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट हो रही है, आपको उसके रेफरेंस नहीं पता। इन केस मान लो उसके 5 बिल थे, 5 बिल में से मान लो कोई था 2 लाख का, कोई 1 लाख का, कोई 75,000 का, उसने पेमेंट दे दी आपको 3 लाख रुपए, बट आप वहां भी नई ज्वाइनिंग हो तो आपको नहीं पता कौन सा बिल क्लियर करना कौन सा नहीं करना, बट आपको ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, तो आप उस समय ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके सेव कर दोगे। और जब आपका सीनियर या आपका ओनर आता है तो वो बताएगा नहीं उसके पुराने 2 बिल थे उसमें से लेस कर दो, बाकी का जो है वो रिमेनिंग बचेगा। तो इस टाइप से फिर हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट को वही इंटीज ओपन करके ऑन अकाउंट की जगह अगेन सेलेक्ट करके जो जो बिल उसने बोले वो सेलेक्ट करे, जितने उनमें से डिडक्ट हो रहे हैं अगर पूरे क्लियर हो तो पूरे क्लियर कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव। तो यहाँ पे हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट। फिर हमने कहा कि हमने रवि किशन को भी 1 लाख रुपए दे दिए। तो अभी देखो रिसिप्ट में आपके पास क्या था, जैसे मैं रिसिप्ट की एंट्री दिखाऊं तो यहाँ आपसे आया था, तो यहाँ आपकी डिटेल पूछ रहा था
तो ये आपकी डिटेल है कि उसने कौन सा चेक आपको इशू किया। अगर इनकेस आप उसका चेक भी रिकॉर्ड करना चाहते हो कि उसने कौन सा चेक आपको इशू करा, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप वो चेक नंबर डाल दोगे। फिर वो किस बैंक का था आप वो भी बता सकते हो कि आपने कहा वो HDFC बैंक का था, ये लाइसेंस पे शो होगा खाली, ठीक है। और सेव। फिर मैंने कहा मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसको, रवि किशन को, कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख अगेंस्ट गया, देन एंटर करके, ज्यादा सिलेक्ट कर लिया क्या मैंने, सॉरी रिसिप्ट वाउचर में रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख, देन एंटर करके यहाँ पे, फिर यहाँ हो गया तो मैंने कहा SBI बैंक। तो यहाँ देखो क्या डिटेल रहेगी, यहाँ देखो ऑटो फिल रहेगा आपके पास, देख रहे हो, चेक रेंज और इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑटो फिल कर दिया इसने। यस तो इसका यही बेनिफिट है कि जिससे क्या रहेगा कि आपका ओनर बोलता है हाँ इसको पेमेंट कर, तो वो चेक नंबर ऑटो ले लेगा। अगर इनकेस क्या होता है वो चेक कैंसिल करके आपके ओनर ने इसका अगला चेक इशू कर दिया कि जो 123 से 124 वाला इशू कर दिया, तो आप यहाँ मैनुअली आके देखो इसको चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि ये एक बार आपने चेक इशू करा तो फिक्स हो गया, नहीं, आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो क्योंकि वाला चेक कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको सेव। तो ये तो यहाँ तक एंट्री। तो देखो अब ये वाली चीज इशू करेगा। अगर आप चाहते हो इसका प्रिंट करना तो आप प्रीव्यू या प्रिंट जाके आप देख सकते हो, या मान लो आप प्रिंट नहीं करना चाहते बट जब भी ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये किस लिए ऑप्शन आ रहा है मैंने आपको बताया था, किस लिए ऑप्शन आ रहा था, हाँ जी, ये ऑप्शन अगर नहीं लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, हाँ जी, तो बैंक के लेजर में जाके उसको नो कर देंगे प्रिंट वाले को। बिल्कुल। और देखो आपका जो मैटर होगा वो ये प्रिंट होगा, आप मत सोचना चेक प्रिंट करके देगा टैली आपको, ये चेक निकाल के देगा। टैली क्या करेगा जी, आपका ये जो मैटर होगा आपके एंट्रीज का वो प्रिंट करेगा, चेक आप लगाओगे अपने प्रिंटर में, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सॉरी, जो आपका बैंक का यहाँ लेजर था, जो हमने ये यस कर रखा है इसको नो कर देंगे, कि चेक प्रिंटिंग जो हमें नहीं चाहिए इसको नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। बट मैं ऑप्शन लेके चलोगे जिससे आपको पता चलते रहे जी। फिर हमने कहा अगली एंट्री देखोगे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कितना जी, 5,000, ठीक है। और कैश विड्रॉल कितना करें जी, चेक से मतलब सेल्फ के नाम से 10,000। तो हमारे पास अभी कैश नहीं है तो हम पहले विड्रॉल कर रहे हैं F4 में जाके कि बैंक अकाउंट 10,000, देन एंटर करके यहाँ से चेक सेल्फ का था तो चेक का अगला सीरीज देखो खुद उठा लेगा। देन एंटर करके यहाँ पे आप दिखाओगे कैश कितना जी, 10,000 का, और यहाँ मेंशन कर सकते हो बीइंग कैश विड्रॉल करके। फिर भी देखना चाहते हो, अगर नहीं चाहते तो उसको स्किप कर देना कि आप बार बार प्रिंट कर रहा है। अगर आप ये रखना चाहते हो बट आपको ये ऑप्शन अभी यस नो नहीं करना तो आप इसको स्किप करो। फिर आपको ने कहा कि जो 10,000 आपने विड्रॉल करे थे उसमें से 5 एक्स्ट्रा विड्रॉल हो गए, तो हमने 5 वापसी दोबारा जमा करा दिए। तो एंट्रीज हो गई जी क्या, अब आपकी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब कैश क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट वाला अकाउंट पहले पूछता आपसे कौन सा में, याद रखना ये चीज। फिर देन एंटर करके यहाँ पे SBI बैंक और एंटर करके यहाँ पे कैश जा रहा है, बट यहाँ देखो कैश डिनोमिनेशन पूछेगा कि इन केस अगर आप चेक बुक भरने जाते हो, मतलब मान लो जो चेक किस लिए भरते हो या आप कैश जमा कराते हो उसके लिए भरते हो, आप टैली से भी वो जनरेट कर सकते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपने कहा 5,000 जमा करा, 2,000 के 2 नोट, 500 के 2 नोट, देन एंटर करके इसको सेव। ये सेफ होने का जब आप बाहर आओगे तो आपने कहा ये सारा काम हो गया। अब रिकंसिलेशन आपको पता था बट हम बैंकिंग क्या सारी रिपोर्ट देखेंगे अब कि अब चेक प्रिंटिंग में देखो जो हमने चेक इशू करे होंगे उनमें खाली प्रिंटिंग शो करेगा, ठीक है। कि जो हमारा सेल्फ का चेक था और एक रवि किशन का, मोहन वाला नहीं दिखाएगा क्योंकि मोहन सामने वाले ने इशू किया है, ठीक है। ये हम यहाँ से भी आके स्पेस से हम इसको Ctrl+P करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू, सॉरी प्रिंट में नहीं जाते हम प्रीव्यू में जाते हैं जी, क्योंकि प्रिंटर इसमें अभी अटैच नहीं है जी। तो स्पेस से सेलेक्ट करना है, Ctrl+P, देन एंटर करके यहाँ प्रीव्यू। तो देखो वही चीज दिखाएगा जो हम ट्रांजेक्शन के टाइम में कर रहे थे। फिर इसको स्किप करके हम आ जाते हैं जी कहाँ पे, चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में आप देखना यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, SBI बैंक आपको दिखा रहा है और जिसके अंदर कितने चेक थे टोटल 100, उसमें से कितने जी आपके अवेलेबल 98 है, और 2 अनरिकंसाइल्ड मींस कि हमने जो आपके चेक से पेमेंट करी उसको अभी हमने रिकंसिलेशन नहीं किया, रिकंसिलेशन करेंगे तो यहाँ शो करेगा। फिर ये कैंसिल चेक या कुछ जो आपको करना है तो आप इस पर एंटर करोगे, फिर एंटर, तो सारे चेक अवेलेबल आपको शो कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्पेस से इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसे Alt A, सॉरी
ऑल्ट ए आपका ERP का था, ऑल्ट S कर दिया चेंज। इसको लिख लो आप ये शॉर्टकट कि इन केस कोई चेक आपसे कैंसिल, मतलब आपके ओनर ने कर दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो आपको यहाँ पे चेक कैंसिल कर लेना है, वरना क्या होगा आपका सीक्वेंस अलग चलेगा और जो वो इशू करते रहेंगे उसका सीक्वेंस अलग चलेगा। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है। तो आप क्या करोगे चेक कैंसिल के लिए, हाँ जी ऑल्ट एस। हाँ जी ऑल्ट X करोगे तो पूछ लेगा आपसे ब्लैंक चेक करना चाहते हो या ब्लैंक चेक के लिए देखो एक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा अलाउ जीरो वैल्यूड आपकी ट्रांजैक्शन ऑप्शन इन पेमेंट वाउचर टाइप, ठीक है। बट ब्लैंक चेक कोई इशू नहीं करता तो इसको इग्नोर करो। कैंसिल चेक पे आना तो यहाँ आपसे पूछेगा डेट और उसका रिमार्क कि आपकी जो कौन सी डेट है और उसका रिमार्क्स मीन्स कि आपने लोन के पर्पज से या कोई आप क्या करते हो गाड़ी निकलवाते हो तो उसमें आपका कैंसिल चेक, कोई आप लोन ले रहे हो या GST रजिस्ट्रेशन में जैसे पहले आपका कैंसिलेशन चेक चलता था आपका, तो इस टाइप में जहाँ भी आपका इन्वॉल्व है आप यहाँ मेंशन कर दो। बट इसका कोई इश्यूज नहीं होता कि आप मेंशन करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सॉरी नो नहीं इसको इंटर करके सेव कर दे रहा हूँ, तो देखो ये कैंसिल का स्टेटस यहाँ शो कर देगा कि मेरा एक कैंसिल चेक हो गया। इन केस अब क्या है जी, हाँ आप देखोगे तो रिकंसिलेशन ब्लैंक और कैंसिल आपको शो करेगा टोटल नंबर ऑफ चेक, ठीक है। तो ये आपको आपका चेक रजिस्टर पता चल गया कैसे कैसे व्यू करना है, अगर इन केस कैंसिल है तो कैसे कैंसिल करोगे, ठीक है। सर कैंसिल के लिए ऑल्ट एक्स है कि एस है? ऑल्ट एस एस एस। और सर इसको वापस अवेलेबल करने के लिए क्या करेंगे? भाई सेम, अगर आपका मगर इन केस ऐसा यूज होता नहीं है, जैसे इसको करोगे दोबारा सेम ऑल्ट एस कर दो, ये रीयूज हो जाएगा, ठीक है। बट रीयूज में एक चीज याद रखना, सर जो रीयूज में प्रॉब्लम होगी ना? हाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जो चेक नंबर आपने एक बार कैंसिल कर दिया टैली उसको रीड नहीं करेगा पेमेंट के टाइम में, तो आपको जब ये चेक इशू हो रहा होगा इन केस तो आप ये नंबर खुद मेंशन करोगे पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे मैंने इसको रीयूज कर दिया, हमारा कोई कैंसिल चेक नहीं है, बट अब ये टैली में जब मैं इधर जाऊंगा वाउचर में F5 में मान लो रवि किशन को हम दे देते हैं जी 1000 रुपए एज ऑन अकाउंट। देखो अभी इसमें कुछ ऑन अकाउंट नहीं था और यहाँ देखो कौन सा चेक उठा रहा है आपका, तो यहाँ में लिखना होगा 00125 क्योंकि वाला चेक अब रीयूज हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आप इनकेस ऐसा केस आपके साथ होता है तो रीयूज में आप वो चेक क्या करोगे जी आपका खुद बताना पड़ेगा जी। क्लियर यहाँ तक या कोई डाउट किसी को? ओके सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप। तो डिपॉजिट स्लिप आप देखोगे इंटर करके, यहाँ इंटर करके ये आएगी स्पेस, क्योंकि डिपॉजिट जो हमने कैश डिपॉजिट कराया था आपका, सॉरी ये चेक डिपॉजिट है सॉरी, ठीक है। तो ये चेक डिपॉजिट जो हमने 5 लाख का कराया था, तो उसके लिए हम जैसे वहां जाते हैं तो कभी कभार तो क्या रहता है कि आप एक वहाँ मशीन है वहां पे जाके वो आप उसको खिला देते हो, चेक होता है आपका। वरना होता है कुछ बैंकों में कि एक स्लिप भरवाएंगे आपसे, तो स्लिप आपको ना भरने पड़े तो आपका टैली भी ऐसा देता है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि आप सोचो कि कंपनी में अपना डाटा है डिटेल आपने प्रॉपर बताई नहीं और वो सीट लेके चले गए, तो आपका क्या है वो एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जब ये आप शीट निकालोगे, आप इसका प्रिंट निकालोगे और प्रीव्यू देखते हैं हम, तो इस टाइप से आएगा। तो इसमें देखो क्या बोलेगा, एक बैंकर कॉपी एक कस्टमर कॉपी, और इसमें क्या रहेगा आपके ऑथराइज जो आपके रहेंगे, जैसे आप जा रहे हो तो आप साइन करोगे, अपनी स्टैंप भी लगा के लेके जाओगे क्योंकि आपकी कंपनी की स्टैंप होनी कंपलसरी है और कंपनी की प्रॉपर डिटेल और उसकी बैंक, ठीक है, पूरी चीज होनी चाहिए, तब ये आपकी एक्सेप्टेबल होगी, वरना नहीं जी, वरना फिर आपको वही स्लिप भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेम एज इट इज आपका यहाँ पे आप आओगे डिपॉजिट में आपका आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है जी पेमेंट एडवाइस की पेमेंट एडवाइस पहले दी जाती थी, बट अब जैसे 10 लाख की पेमेंट के ऊपर आपकी मांगी जाती है, अगर कोई चेक वैसे इशू करते हो तो जैसे हमने आप मान लो 1 लाख का चेक दिया था तो उसके नाम का रवि किशन का हो, क्योंकि रवि किशन की एक पेमेंट एडवाइस आपको टैली जनरेट करके देता है, जो कि पहले चलती थी बट अब नहीं चलती। अब आपने देखा हो लाखों के ट्रांजेक्शन आप 2 मिनटों में आप ट्रांसफर कर देते हो और हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बैंक अब आपके एडवांस हो गए कि आपसे जब आपका अकाउंट खुलता है कंपनी का तो पहले आपसे ऑथराइज जो आपका लेटर होता है बिजनेस का, उस पर पहले मेंशन करवा लेते हैं, ठीक है। कि बार बार मान लो बैंक आपसे बार बार हर चीज के लिए, जैसे लाख रुपए आप दे रहे हो किसी को 50, क्योंकि आए दिन इतनी ट्रांजेक्शन होती है, तो आपसे बार बार कंफर्मेशन ले, और जब तक आप कंफर्म ना करो वो उसके बैंक में ट्रांसफर ना करे, सामने वाली पार्टी आपको सामान ही ना दे, ठीक है। इसलिए इस चीज को खत्म कर दिया अब आपका, ठीक है। अभी बड़ी से बड़ी मतलब जो पेमेंट है उस पर रखा जाता है। जैसे जब भी हम इसको प्रिंट करके एक बार मैं शो करा देता हूँ आपको, ये दिखाएगा कि जो रवि किशन है, डियर सर मैम, जो आपका बिल ऑफ द पेमेंट डिटेल आपकी ये अकाउंट नंबर, जो बिल रेफरेंस, बिल डेट, इतने की पेमेंट है, पेमेंट डिटेल ये इस बैंक चेक का है, ये वाला चेक नंबर, ये सारी डिटेल, और यहाँ फिर इसको साइन वाइन करके दोगे ऑथराइज सिग्नेटरी, तो ऐसे करके आपका अप्रूवल होगा, ठीक है।
तो ये चीज अब आपकी बंद हो चुकी है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती जी। बैंक रिकंसिलिएशन आपको बताया, क्योंकि लास्ट टॉपिक यही बचता है। यहाँ आप आए, यहाँ आप आओगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, बैलेंस एज पर कंपनी बुक इतना है, बट पासबुक में आपका मैच नहीं कर रहा। तो क्यों? क्योंकि हमने इसको रिकंसिलिएशन नहीं किया। अब मान लो ये सारी डेट हमारी अलग अलग डेट में क्लियर हुई, कि ये वाला जो आपका चेक था रिसिप्ट का वो 2 तारीख को क्लियर हुआ, हमने भी इसको 1 को दिया था, ये भी 2 को क्लियर हुआ। जो आपने चेक निकाला था वो तो सेल्फ का था एट ए टाइम, आपका जो 1 तारीख को ही निकल गया जी, और ये 1 तारीख को आपने डिपॉजिट, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा आया तो आपने बोला 2 एंट्रीज तो हट गई, 2 एंट्रीज रह रही है अभी भी रिकंसिलिएशन में। तो ऐसा क्यों, कोई बताएगा? सर डेट चेंज है ना दोनों की। हाँ जी, क्योंकि डेट चेंज नहीं है, हम अभी स्टेटस कौन सी डेट का देख रहे हैं? फर्स्ट देख रहे हैं? अप्रैल एक 1 अप्रैल अप्रैल। बट हमने रिकंसिलिएशन कहाँ तक करी है? 2। हाँ, तो हम जब इसको क्या ऑल्ट F2 करके यहाँ 2 अप्रैल तक हमें भी देखना होगा, तब हमें बताएगा कि आपकी एज पर कंपनी बुक और एज पर पासबुक दोनों मैच है, क्योंकि आपका स्टेटस 2 तारीख तक का क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये कोई डाउट? क्लियर सर। ठीक है, तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन, जो पहला मोड था कि जिसमें प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही थी, उसको आपको मेंटेन करना पड़ा। तो किस तरीके से करना है, क्योंकि हमें वो चीज भी आनी चाहिए, क्योंकि वो कभी आपको वो वाला केस मिल गया इन केस की जिसमें प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? अगर बैंक स्टेटमेंट ला रहे हो तो उसको अगर कुछ एंट्रीज क्लियर नहीं हो रही तो हम उसको सस्पेंस दिखाएंगे, और बाद में उस सस्पेंस को क्लियर करके तब कंपनी की बुक फाइनल होगी। बट एक दूसरा अकाउंटेंट आप इसमें बैठे थे कि जिसमें आप सेल परचेज प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हो, उनके पेमेंट रिसिप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड करते चलो, तो बस आपका एक काम बचेगा किस चीज का, कि आपको बस खाली आपकी जो बैंक है उसको रिकंसाइल और आपका जो चेक रजिस्टर उसको कैसे व्यू करना है। अगर आप दोबारा चेक रजिस्टर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा स्टेटस अब चेंज होगा, कि आप चेक रजिस्टर पे आओ तब यहाँ अनरिकंसाइल देखो रिकंसाइल चला गया। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ चेक आपके 100 थे, और अभी अवेलेबल है 98, क्योंकि कैंसिल को हमने रीयूज कर लिया था। आपको पता है कैंसिल के लिए ऑल्ट एस और रीयूज के लिए भी ऑल्ट एस। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? ये बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक क्लियर? क्लियर है। क्लियर है? ये किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसको रिजॉल्व करें। फिर आगे आने वाली क्लास में आपके क्या चलेंगे जी, कोटेशन वाउचर्स, या आप कैसे करके, क्योंकि हमने ये वाली क्लास मिस हो रखी थी इसलिए हमने इसको बीच में करा है। बाकी फिर आपकी वो ही कंटिन्यू चलेगी जो आपका जो आपको शो कर रहा होगा उस आपके पोर्टल पे। तो बैंक रिकंसिलिएशन ये एजुकेशन मोड पे नहीं होगी ना? नहीं, आपका एजुकेशन मोड पे क्या होगा कि आप ये वाला करके देख सकते हो, जैसे 1 तारीख को मैंने ये मतलब प्रॉपर अकाउंटेंट के तरीके से। बट अगर आप ऐसे करो कि जैसे स्टेटमेंट लाके, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीजें दिखा दी कि प्रैक्टिकल आपको पता रहेगा तो करने में आगे आपको इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है जी, और बाकी पिछला असाइनमेंट आप लोग कर रहे हो, उसमें कोई डाउट आता हो या कुछ आता हो तो पहले आप नो सर, करो। नो डाउट। नो डाउट। सर मेरा डाउट है, वो सर जो प्राइस लेवल हमने किया था उसको अगर होलसेल रिटेल वगैरह के रेट अगर हमको ऑल्टर करने तो कैसे होगा? ऑल्टर बस आपको देखो यहाँ दिखा देते हैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना। जिस भी डेट से आपके वो नए रेट्स आते हैं तो आपको जब आप आओगे, जब इधर आके मैं F3 करता हूँ तो F3 आपकी सेलेक्ट कंपनी की रेट जो भी आपको करना था, यहाँ सेलेक्ट कंपनी में आया। मैंने यहाँ प्राइस लेवल के लिए कौन सी कंपनी बनाई थी हमने, MS करके, MN गारमेंट्स सर। अच्छा MN गारमेंट। ठीक है जी, MN गारमेंट्स। तो यहाँ आके हम क्या करना होगा, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना होगा यहाँ ऑल्टर में, और यहाँ जाना होगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट जिसमें भी आपने सेट करोगे, जैसे मैंने ग्रुप में करी थी, तो आप यहाँ आके क्या करोगे, यहाँ दिखा रहा था आपको, देखो 30 तक मैंने सारी एंट्रीज करी है, तो 30 तक ऑलरेडी आ रहा है। अब मैंने कहा 1 मई से क्या चेंज हो गया कि इसके होलसेलर के प्राइस है, क्योंकि आगे से आपको प्राइस कम मिले या ज्यादा मिले तो आप अपने कस्टमर को क्या करोगे, वो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग दोगे, जिससे कि वो भी क्या करेंगे कि कल को आप MRP चेक करें तो उनको भी ना लगे कि आप बहुत ज्यादा चार्ज करो, या मान लो कल को आपका ही बहुत मतलब आप बहुत कम चार्ज करो जो प्राइस बढ़ चुके हैं। तो इस केस में आप जैसा होलसेलर लिए 1 मई आप लिखोगे और एंटर करोगे तो पुराने रेट्स देखो आपको यहाँ शो कर देगा, और आप यहाँ आके फिर नई रेट उसकी रेंज लगा सकते हो। क्या आप इधर आओगे? पर जैसे मुझे देखना था कि मैंने कौन से रेट्स और डिस्काउंट्स लिखे हैं, पिछले वाले ही देखने तो हैं, उसके तो लिए वो आपको ये कैसे करना होगा, यहाँ पे 1 4 करोगे, सबसे पहले ये रेट आ गई, इसका आप प्रिंट निकाल लो। क्या आप इसको एक्सेल में ट्रांसफर कर दो या इसका रफ पेपर पे एक प्रिंट ले लो,
ओके ओके सर, ठीक ठीक है, थोड़ा सा मैनेज देखना पड़ेगा आपको। ओके सर, ठीक ठीक है, है, समझ आया। और किसी का कोई डाउट? क्योंकि ना पिछले असाइनमेंट में एक आपको बोलूंगा कि आप क्या करो, जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उसमें से जोन सा भी टॉपिक आपको लगता है उसको 1 बाय 1 करके उसको साथ के साथ करते हुए चलो। क्योंकि क्या होता है, हम आगे करते हुए जाते हैं, आप पीछे का भूलते हुए जाते हो, तो आपको इश्यूज आ सकता है आगे जब आप टैली में और भी जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे TDS प्लस GST प्लस आपका जैसे ही आएगा TDS का, फिर TDS के कॉन्सेप्ट अब नए नए आ गए हैं कि उसके अंदर 206C 1H आ गया है, 206 AB आ गया है, मतलब बहुत सारे सेक्शन आ गए अब आपके TDS TCS में। ठीक है, तो हम सर आगे। हाँ जी, सर जो मैं परचेज वाला वाउचर बनाती हूँ तो एंडिंग में ओवरराइड वगैरह वाला ऑप्शंस आते हैं, तो वो क्यों आते हैं एरर में? ओवरराइट इसलिए आता होगा, जैसे मान लो आप कर रहे हो, आप कोई चीज मिस हुई, फिर आप उसको चेंज करते हो तो उसको दोबारा रीड करता है ना, तो आप उसको ओवरराइट कर दिया करो। ओके ओके ठीक सर। है, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है, जैसे मान लो अब मैं कोई बिल बना रहा हूँ, अब बिल बनाते टाइम क्या हुआ कि मैंने किसी का जैसे नया स्टॉक आया उसमें जीएसटी रेट लगाना भूल गया, बट बाकी जो ऑलरेडी बने हुए थे उसमें लगे हुए थे, फिर मेरे को याद है नहीं इसका टैक्स नहीं लग रहा, तो मैं वापसी जाके उसमें रेट डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए वो दोबारा पूछता है कि ओवरराइड या आपका जो आपने चेंज करे वो, इसलिए वो ऑप्शन शो करता है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, तो बाकी आप लोग करते हो इसकी प्रैक्टिस या खाली एक ही जना करता है? करता हूँ सर, मैं भी करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि पता है क्या, इससे क्या होगे ना, आपके आपके लिए अच्छा है कि पीछे का जब आप करते रहोगे तो रिवाइज होता रहेगा और आपको कॉन्सेप्ट कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा तो क्या है, मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, क्वेरी सॉल्व करता हूँ, तो इसलिए मेरे को वो रिवाइज होता ही रहता है मेरा तो। बट आपको भी ये तरीका, मतलब जैसे मान लो आज ये टॉपिक करा था या 4 दिन बाद पहले वो टॉपिक पढ़ा था हमने, आज उसके हम 1 घंटे आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटा, कुछ ज्यादा नहीं, तो आपका भी टैली ऐसा परफेक्ट हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं जी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी आपके नए टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट हुआ तो पहले वो देख लेंगे, वरना फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।